नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2017 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के फोर्थ पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं पार्ट वाइज आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा गया है, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु क्या होता है। इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, श्रेणीकरण को हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि सीजीपीए और सीबीएसई बोर्ड में जिस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में, तो उसी ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हमसे पूछा गया है कि निरपेक्ष ग्रेडिंग यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम में बच्चों की निष्पत्ति यानी कि उनका परफॉर्मेंस, उसका आउटपुट, बच्चे का आउटपुट के आकलन का संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको कुछ बेसिक्स समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि निरपेक्ष श्रेणीकरण और दूसरा होता है सापेक्ष श्रेणीकरण। तो इनमें अंतर क्या है? निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम और सापेक्ष यानी उसका मतलब अंग्रेजी में उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए, अगर मैं आपसे हाई स्कूल 8th 9th में आपने गणित में कई ऐसे प्रश्न पढ़े होंगे, जैसे कि एक ट्रेन मान लीजिए इस दिशा में जा रही है, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, इस ट्रेन का स्पीड मान लीजिए 50 है, इस ट्रेन का स्पीड मान लीजिए 40 है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस ट्रेन का इस ट्रेन का जो अपना स्पीड है, व्यक्तिगत स्पीड है, वो कितना है, तो आप बोलेंगे कि इसका व्यक्तिगत स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस ट्रेन बी के सापेक्ष ए का स्पीड क्या है, तो सापेक्ष में क्या होता है कि इसकी तुलना की जाती है। सापेक्ष में क्या होता है कि किसी न किसी से हम लोग रिलेशन बताते हैं। तो देखिए, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो सापेक्ष गति में इन दोनों की गति को जोड़ दी जाती थी। अब बी के सापेक्ष ए का जो स्पीड हो जाएगा वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर यही कंडीशन, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती, ये ए था, ये बी था, दोनों एक ही दिशा में जाती, तो मान लीजिए ये इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो अब सापेक्ष गति जो हो जाएगा वो दोनों का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर दोनों स्पीड, ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से चलती है, ए और बी मान लीजिए दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से चलती है, दोनों का स्पीड यहाँ पर 50 किलोमीटर है, तो आपने बहुत पढ़ा होगा ये हाई स्कूल इंटर 9th में कि अगर दोनों एक ही स्पीड से जा रही है तो एक ट्रेन में बैठा हुआ यहाँ व्यक्ति दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा कि बिल्कुल हम लोग शांत बैठे हुए हैं, यानी ट्रेन चल ही नहीं रही है। ये कैसे होता है? क्योंकि इनका जो स्पीड है वो आपस में डिफरेंस हो रहा था एक ही दिशा में जाने के क्रम में, और इस वजह से 50 में से 50 घटाएंगे तो इनकी जो गति आती थी वो 0 आती थी, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष जो इनका गति था वो 0 आ गया। इसलिए वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते थे कि बिल्कुल शांत बैठे हैं, ट्रेन चल ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये होता है सापेक्ष, यानी कि किसी एक का दूसरे की तुलना में। अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रेन वाले में मैंने उदाहरण दिया, तो एक से तुलना करते हुए दूसरी की अगर गति निकालें तो उसे सापेक्ष बोलेंगे, और अगर इंडिविजुअल किसी एक ट्रेन का अगर हम लोग स्पीड बताएं तो उसे निरपेक्ष बोलेंगे। अब यही इवैल्यूएशन में जोड़ते हैं। देखिए, हमसे आकलन के बारे में पूछा गया है, इवैल्यूएशन के बारे में पूछा गया है, असेसमेंट के बारे में पूछा गया है। तो एक तो ये कंडीशन हो सकता है कि प्रत्येक, मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे का हम अलग अलग उनको श्रेणी दे, यानी कि किसी भी बच्चे का दूसरे से कंपैरिजन ना किया जाए, तुलना ना किया जाए। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का एक दूसरे से तुलना करके हम लोग उसको श्रेणी दे। तो जब एक बच्चे का दूसरे से तुलना करके श्रेणी डिसाइड होगा तो वहां पर सापेक्ष होगा, और जब प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअल होगा बिना किसी दूसरे बच्चे से तुलना किए हुए, तो वहां पर निरपेक्ष श्रेणीकरण होगा। अब मैं समझता हूं कि चीजें आपको थोड़ी बहुत चीजें स्पष्ट हुई होंगी। ठीक है, चलिए, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ऐसा कोई ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें एक बच्चे का परफॉर्मेंस दूसरे के साथ तुलना करके किया जाता है? आप इसका दैनिक जीवन में भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि जो परसेंटाइल होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात करें, यूपी SSSC आयोग के माध्यम से जो रिजल्ट घोषित किया गया उसमें परसेंटाइल में आपका रिजल्ट शो किया जाता है कि आपका परसेंटाइल मान लीजिए 99% है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 99% बच्चों से आगे हैं, यानी कि आपकी तुलना 99% बच्चों के तुलना में, मतलब आपका परफॉर्मेंस 99% बच्चों की तुलना से ज्यादा अच्छा है। ये आप मतलब समझ सकते हैं। तो परसेंटाइल क्या
होता है? परसेंटाइल दूसरों की तुलना में आपका परफॉर्मेंस ही तो बता रहा है। तो यहां पर मैं बता दूं कि जहां पर किसी एक बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना किया जाएगा वहां पर सापेक्ष श्रेणीकरण आता है, और निरपेक्ष का मतलब कि जहां पर किसी से तुलना ना की जाए। ठीक है, जहां पर किसी से तुलना ना की जाए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। थोड़ा सा और आपको बेसिक समझना होगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए, आप हड़बड़ी में अगर हैं तो आप वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य केवल उत्तर को जानना है तो आप किसी भी दूसरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर किसी गाइड से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रश्न को समझेंगे तभी भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके ही वीडियो देखिएगा, अन्यथा की कंडीशन में अगर आप जल्दी में तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, यहीं पर बंद कर दीजिए, क्योंकि चीज़ें आपको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया था निरपेक्ष श्रेणीकरण। तो देखिए, अगर मैं जैसे सीबीएसई बोर्ड में कैसे बच्चे को नंबर दिया जाता है, मान लीजिए कि बच्चे का नंबर 91 से 100 के बीच में आया पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, तो उसका ग्रेड मान लीजिए A+ हो गया। किसी बच्चे का नंबर मान लीजिए कि 81 से 90 के बीच में आया, तो मान लीजिए उसका ग्रेड A हो गया। इसी प्रकार से किसी बच्चे का ग्रेड मान लीजिए 71 से 80 के बीच में आया, तो उसका ग्रेड B+ हो गया। इसी प्रकार से 61 से मान लीजिए कि 70 के बीच में आया, तो इसका ग्रेड मान लीजिए B हो गया। इसी प्रकार से रिस्पेक्टिवली वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए निरपेक्ष श्रेणीकरण में क्या होता है कि हम बच्चे का तुलना कर ही नहीं रहे। बच्चा जिस भी रेंज में पाएगा, जिस भी रेंज में उसका नंबर आएगा, उसके हिसाब से हम लोग ग्रेड अलॉट कर देते हैं। ये निरपेक्ष श्रेणीकरण होता है। लेकिन सापेक्ष में क्या होता है कि एक बच्चा मान लीजिए कि 75 नंबर पाया, दूसरा बच्चा मान लीजिए कि 50 नंबर पाया, तीसरा 25 नंबर पाया, चौथा 20 नंबर पाया। ये 4 बच्चे मान लीजिए, मैं 50 बच्चों का नंबर मानूंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं चीज़ों को आपको आसान करके बता रहा हूँ। तो सापेक्ष श्रेणीकरण में क्या होता है कि एक दूसरे से तुलना करनी है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया है वो हमेशा जो पहले टॉप पर था, जैसे A+ ग्रेड, तो उसको हम लोग A+ ग्रेड दे देंगे, और जो सबसे निम्न पाया हुआ है उसका जो सबसे निम्न ग्रेड होगा, जैसे E मान लीजिए सबसे निम्न ग्रेड है, तो उसको E अलॉट कर देंगे। अब बीच के बच्चों को उन्हीं के आधार पर इनसे तुलना करते हुए उनको ग्रेड दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 75 नंबर पाने वाले बच्चे को ही A+ ग्रेड मिल गया, जबकि उस वाले ग्रेड में A+ ग्रेड पाने के लिए, जैसे कि निरपेक्ष वाले में A+ ग्रेड पाने के लिए क्या होता था, 91 से 100 के बीच में आप पाएंगे तभी आपको A+ ग्रेड मिलेगा। तो ये निरपेक्ष श्रेणीकरण यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम में किसी बच्चे का दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन सापेक्ष वाले में क्या होता है कि दूसरे से तुलना करनी है, तो जो टॉप पर है, भले ही उसका नंबर 75 ही क्यों ना था, जब वो टॉप पर है तो वो A+ ग्रेड पाएगा, और सबसे नीचे मान लीजिए 20 नंबर है तो वो E ग्रेड पाएगा। लेकिन जो निरपेक्ष वाला था, एब्सोल्यूट वाला था, वो अलग अलग बिना किसी की तुलना किए हुए किया जाता है। ठीक है, इतना ही बस ध्यान रखिएगा। अब D वाला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि विभिन्न ग्रेडिंग समूहों में स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। हमसे निरपेक्ष वाला पूछा गया, यानी सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में जिस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है, तो क्या वहां पर स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी को रखा जाता है? नहीं, आप अपनी इच्छा से प्रतिशत श्रेणी को ग्रेड नहीं देते हैं, बल्कि वो प्री डिफाइंड होता है, पहले से तय होता है कि हाँ 91 से 100 वाले को हम A+ ग्रेड देंगे। अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ये तय कर दिया गया कानून बना करके। कानून कहने का मतलब कि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सभी चीजें क्लियर की गई हैं। आप अपनी इच्छा से वहां पर प्रतिशत श्रेणी तय नहीं करते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर श्रेणी में बांटकर निर्धारित करके। अंकों के आधार पर, अब अंकों के आधार पर कैसे हम लोग श्रेणी बांट रहे थे, जैसे मैंने आपको सापेक्ष वाले में बताया कि 75 नंबर वाले का मान लीजिए आपने A+ ग्रेड दे दिया, तो ये टॉप पर था 75 नंबर पा करके। तो सापेक्ष वाले में हम क्या करते हैं, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे बराबर श्रेणी में बांटते हैं। तो ये सापेक्ष का उदाहरण है, निरपेक्ष का उदाहरण नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, पूर्व निर्धारित मानक। तो पूर्व निर्धारित मानक तो आपका सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों में हो रहा है ना, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि जो टॉप वाला बालक होगा, चाहे सापेक्ष में या फिर निरपेक्ष में, दोनों को हमेशा A+ दिया जाएगा, टॉप वाले बालक को। तो ये तो पूर्व निर्धारित तो दोनों हो गया ना, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों, तो ये तो दोनों के लिए था, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हमसे निरपेक्ष के बारे में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक ये होता है आपका निरपेक्ष श्रेणीकरण। यानी कि सामान्य संभावना, यानी कि एक पहले से रेंज डिसाइड किया गया है इसमें कि 91 से 100 के बीच में A+ पाएगा, उसके बाद से आपका
81 से लेकर के 90 के बीच में ए ग्रेड पाएगा। तो ये सब सामान्य संभावना के वक्र के आधार पर निर्धारित मानक के तौर पर निरपेक्ष श्रेणीकरण को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या बोला जा रहा है। बहुभाषिक उपागम, बहुभाषिकता क्या होता है? एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है, यानी कि एक ऐसी कक्षा हो सकती है जिसमें प्रत्येक बालक अलग अलग राज्य से आया हुआ हो सकता है, जिसकी सबकी जो मातृभाषा होगी वो अलग अलग होगी। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि भले ही टीचर सबकी मातृभाषा में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम बच्चों को मौका दीजिए कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। और मातृ आधारित बहुभाषिकता यही कहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत करके उसके बाद वो विद्यालय की औपचारिक भाषा को सीखेंगे और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे शुरुआत किससे करेंगे? अपनी मातृभाषा से। तो बहुभाषिकता का उपयोग करने से हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है। प्रतिकरण करने का मतलब कि रोकना, यानी किसी का दुष्प्रभाव यानी निगेटिव इंपैक्ट को रोकने के सेंस में। अब बहुभाषिकता क्या कहती है कि बच्चे को मदर टंग का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा, अपनी मदर टंग का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा। भले ही बालक भोजपुरी में क्यों ना बोल रहा हो, अगर वो केवल भोजपुरी बोलना जानता है तो आप बच्चे को भोजपुरी में ही बोलने का अवसर देंगे। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव यह पड़ेगा कि बच्चा कम से कम अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर पाएगा, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर पाएगा। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि किसकी दुष्प्रभाव को रोकने में यह सहायक होगा। तो जाहिर सी बात है अपनी स्वयं की भाषा की क्षति में। अगर बच्चे को उसकी मदर टंग में बोलने नहीं दिया जाता तो वह अपनी स्वयं की भाषा को क्षति कर लेता, यानी कि वह अपनी स्वयं की भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा, यानी उसकी क्षति हो जाती। तो इसी को रोकने के लिए बहुभाषिकता लाया गया था, यानी कि यह इसका प्रतिक्रमण करेगा। ठीक है, यानी कि बच्चे अपनी स्वयं की भाषा की क्षति नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 उनको मौका दे रहा है कि आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करिए अपने आप को इंटरेक्ट करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया कमजोर संप्रेषण कौशल। देखिए, संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल की बात की जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल अपने आप को एक्सप्रेस करने का, प्रभावी ढंग से एक्सप्रेस करने का कौशल है। अब वहां पर भाषा कोई भी हो सकती है। अगर बच्चा अपनी मदर टंग का प्रयोग कर रहा है तो हो सकता है उसमें वो कम्युनिकेटिव स्किल रखता हो। तो ये विकल्प जो है ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्यों निगेटिव है? क्योंकि बच्चे को जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगा। और यहां पर कमजोर संप्रेषण कौशल बोला जा रहा था, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया विद्यालय छोड़ना। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। जब बच्चा कंफर्टेबल होगा इन्वायरमेंट में, क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 उसको उसकी मातृभाषा में बोलने का अवसर दे रहा है, तो फिर बच्चा रुचि लेगा ना, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कंफर्टेबल है माहौल में। तो जब कंफर्टेबल है तो विद्यालय क्यों छोड़ेगा? तो ये भी निगेटिव हो गया। उसके बाद से देखिए अधिगम अक्षमता, अशक्तता। तो बहुभाषिकता और अधिगम अशक्तता का कोई भी मेल जोल नहीं है। अधिगम अक्षमता या फिर अशक्तता जो होता है वो अधिगम विकार से जुड़ा हुआ है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। तो उसका बहुभाषिकता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये विकल्प तो वैसे ही निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। बहुभाषिकता जब उसको अपनी भाषा में बोलने का अवसर दे रहा है तो उसकी भाषा की क्षति नहीं होगी, यानी कि ये प्रतिक्रमण करेगा उसकी भाषा की क्षति को रोकने में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ध्यान से समझिएगा, हमसे आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 62 विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक की रिक्वायरमेंट है ये पूछा जा रहा है। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राइमरी में 30:1 का प्यूपल टीचर रेशियो दिया गया, जहां 30 प्यूपल यानी छात्रों की संख्या बता रहा है और 1 जो है वो टीचर यानी कि शिक्षक का रेशियो बता रहा है। हमसे 62 बोला गया था, तो 30 पर जब 1 शिक्षक की जरूरत है तो 60 पर 2 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। अभी भी हमारे पास 2 बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो जब 60 से 1 भी ज़्यादा बच्चा होगा तो एक अगले अनुपात में ये चला जाएगा। ठीक है, 61 से 90 वाली कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर 2 तो 60 तक तो 2 टीचर की आवश्यकता थी। अब चूंकि 2 बच्चे और बच रहे हैं इसलिए इनके लिए एक और टीचर की आवश्यकता होगी, यानी टोटल टीचर कितने हो जाएंगे? 2 + 1 3 टीचर की आवश्यकता होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? ध्यान से समझिएगा,
यहां पर बोला जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक होगा अपनी तैयारी, यानी कि बच्चे को जब कक्षा में पढ़ाने के लिए वो तैयारी कर रहा होगा, जैसे कि पाठ योजना बनाना या फिर अन्य गतिविधियां करना, तो इन तैयारी के साथ साथ वो शिक्षण जो करेगा, तैयारी और शिक्षण को मिला करके एक सप्ताह में कम से कम कितने घंटे उसको शिक्षण अधिगम कार्य करना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो प्राइमरी लेवल पर ये तय किया गया है 45 घंटे, यानी कि एक हफ्ता में कम से कम टीचर 45 घंटे केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल होगा। इसमें ना तो रजिस्टर मेंटेन का काम शामिल है, ना तो मिड डे मील का काम शामिल है, और ना ही वोटिंग और ये सभी चीज़ें जो एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जाती है वो शामिल है। ये 45 घंटे एक सप्ताह में वैसे घंटे होंगे जिसमें टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयारी करेगा और उनको पढ़ाएगा। तो कम से कम ये 45 घंटे उसके पास शिक्षण के लिए होने चाहिए, बाकी कामों को अलग रखा गया है। ठीक है, कम से कम 45 घंटे तैयारी और शिक्षण के लिए दिया गया है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। बहुकक्षा शिक्षण की बात की जा रही है। बहुकक्षा पहले होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बहुकक्षा का मतलब क्या हो गया कि जैसे कई बार ऐसे कंडीशन होते हैं कि किसी एक विद्यालय में, आप लोग सुनते होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से कि एक ही टीचर के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। अब जब एक ही टीचर है तो जाहिर सी बात है एक विद्यालय में कम से कम प्राइमरी का विद्यालय तो 1 से लेकर के 5 तक की कक्षा के तक बच्चे तो होंगे ही होंगे। जब एक ही टीचर है तो टीचर की मजबूरी हो गई कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों को एक ही कक्षा में इंक्लूड करके वो पढ़ाएगा, क्योंकि अब एक टीचर कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक ही समय में अलग अलग क्लास में वो अवेलेबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि एक ही टीचर था। तो अब करना क्या होगा कि उस विद्यालय के सभी बच्चों को कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा करके टीचर उनको एक साथ कॉमन तरीके से पढ़ाए। इसे बोलते हैं हम लोग बहुकक्षा शिक्षण। बहु का मतलब मल्टी और कक्षा यानी कि ग्रेड, यानी मल्टी ग्रेड एजुकेशन शिक्षण की बात की जा रही है। मल्टी ग्रेड यानी कि एक अलग अलग स्टैंडर्ड, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे का स्टैंडर्ड अलग है, कक्षा 2 के बच्चे का स्टैंडर्ड अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, 5 का अलग है। इन सभी अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाने को ही बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है। तो सबसे बड़ी कमी यह है कि देखिए, अब जब जाहिर सी बात है जब कोई एक कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां पर प्रत्येक बच्चे के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड को ध्यान नहीं रखा जा सकता टीचर के द्वारा, क्योंकि जब एक कॉन्सेप्ट बताएगा तो वही कॉन्सेप्ट कक्षा 5 वाला भी बच्चा पढ़ा और वही कॉन्सेप्ट बच्चा कक्षा 1 वाला बच्चा भी पढ़ रहा है। क्या दोनों के मानसिक स्तर में अंतर नहीं होगा? बिल्कुल अंतर होगा। तो जब एक साथ जब टीचर को पढ़ाया जाएगा, अगर मान लीजिए बहुत आसान पढ़ा रहा है तो कक्षा 5 वाले के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर बहुत कठिन पढ़ा रहा है मतलब 5 वाले को ध्यान में रखते हुए तो कक्षा 1 वाले के लिए कठिन हो जाएगा। यानी कि यहां पर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड को ध्यान नहीं रखा जा सकता, क्योंकि टीचर एक ही है तो एक समय में एक ही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाएगा। तो जब 5वें वाले को मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो वो कक्षा 1 वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, यह अध्येताओं का मतलब कि शिक्षार्थी की बात की जा रही है, जो सीखने वाले बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये बच्चों के दायित्व में वृद्धि करती है। बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि एक ही टीचर है तो वहां पर बच्चों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि टीचर अगर एक कक्षा में सबको बता रहे हैं तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो, दायित्व वो अपना समझे कि हाँ एक ही टीचर है तो कम से कम हमें भी ध्यान देना होगा, और एक कॉन्सेप्ट जो बताया गया उसके बाद से किसी दूसरे स्टैंडर्ड के बच्चों को बताया जा रहा है तो उसमें तब तक हम अपना अभ्यास करते रहें। ये बच्चों के दायित्व को बढ़ाने को ही तो दर्शा रहा है, यानी कि सभी बच्चे अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं और सभी बच्चों के साथ मिलकर के पढ़ना। जाहिर सी बात है बच्चे को भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे कम ही पूछा गया था, यानी निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है। तो ये विकल्प निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? देखिए, ये थोड़ा निगेटिव जरूर है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 वाले बच्चे अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अनुशासनहीनता हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां पर जब एक स्टैंडर्ड के बच्चे के लेवल के बारे में बताया जाएगा तो दूसरा वाला या तो उसके लिए बहुत कठिन हो सकता है या तो बहुत आसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है दूसरे स्टैंडर्ड वाला बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा तो उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा, तो जाहिर सी बात है वो कुछ अनुशासनहीनता वाला कार्य कर सकता है, जैसे किसी को डिस्टर्ब कर देना, किसी की पेंसिल ले लेना, किसी का रबड़ ले लेना। तो ये सब अनुशासनहीनता में ही तो आता है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा रुचि नहीं लेगा तो अनुशासनहीनता में पनप सकती है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है, हमारा उत्तर हो सकता है, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तो मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। चौथा दिया गया, ये शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। निष्क्रिय कहां बनाएगी? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं तब तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई ना, कि सभी स्टैंडर्ड के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना है। तो यहां तो टीचर और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय कहां होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए,
तीसरा वाला दिया गया है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। देखिए दूसरा भी निगेटिव है और तीसरा भी निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब कि टीचर जो है वो व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाएगा, लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पा रहा है तभी तो अनुशासनहीनता हो रहा है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बच्चे के व्यक्तिगत स्तर को ध्यान नहीं दे पा रहा है कि कक्षा 1 के बच्चे का स्तर के हिसाब से पढ़ाना है या फिर कक्षा 5 के बच्चे के स्तर के हिसाब से पढ़ाना है। जब इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पा रहा है टीचर, तभी तो वो रुचि नहीं ले रहा है वहां का बच्चा, और तभी तो वो अनुशासनहीन बन रहा था। यानी दूसरा वाला जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 3 में पहले से इंक्लूडेड है। इस वजह से दूसरा वाला जो विकल्प है अब संकुचित हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। और तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत ध्यान देना पॉसिबल ही नहीं है टीचर के लिए, क्योंकि एक कक्षा से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे एक ही कक्षा में अवेलेबल है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि एक बच्चे के लेवल को ध्यान में रखा जाए? तो ये कमी है, यानी कि निगेटिव सेंस में, और इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो उनकी बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो ये आदर्शवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं है? ध्यान से समझिएगा, प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो उत्तर भी हमारा निगेटिव होगा। कहा जा रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में कौन सा विशिष्ट नहीं है। अब न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है इसको पहले समझिए। जैसे कि एक कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है तो उस कक्षा में कम से कम एक स्टैंडर्ड तय होता है कि बच्चा इतना सीख लेना चाहिए तभी वो अगली कक्षा में जा पाएगा। जैसे कि 33% बच्चे को पासिंग अनिवार्य है तभी वो अगली कक्षा में प्रमोट होता है, नहीं तो फेल हो जाता है, उसी कक्षा में रहता है। तो 33% क्या है? ये 33% यहाँ पर न्यूनतम अधिगम स्तर हो गया कि कम से कम कक्षा 3 का बच्चा है तो उससे कम से कम इतना आना ही चाहिए तभी वो अगली कक्षा में जा पाएगा। यानी कि वह न्यूनतम स्तर जिसके बारे में बच्चे को आवश्यक रूप से पता होना चाहिए उसे ही बोलते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया अधिगम निपुणता, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अधिगम निपुणता पॉजिटिव है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अधिगम निपुणता अभी आप लोग केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है निपुण भारत मिशन, जिसके अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चे को जो बेसिक लिटरेसी होती है कि वो किताबों को पढ़ ले, पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले, इसके अलावा लेखन कौशल उसमें विकसित हो जाए कि वो चीज़ों को लिख ले, और इसके अलावा जो बेसिक न्यूमरेसी होती है जैसे कि अंकों को पहचान ले, बेसिक संक्रियाएं कर ले जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वो बच्चा कम से कम इतना उसमें सक्षम हो। यानी कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत यही तो तय किया गया कि बच्चे कम से कम इतना में निपुण हो, अधिगम निपुणता उसमें हो। तो ये बात तो पॉजिटिव हो गया ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथे विकल्प पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता, जैसे न्यूनतम अधिगम स्तर बच्चा अचीव किया है या नहीं, ये हम लोग कैसे जानेंगे? सतत और व्यापक मूल्यांकन के हिसाब से तो जानेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई है कि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। यानी जो कुछ भी गतिविधि बच्चा कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। जब गतिविधि कर रहा है उसी दौरान मूल्यांकन, इसी को तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। तो मूल्यांकन के हिसाब से ही तो पता चलेगा कि बच्चा न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त किया है या नहीं। तो ये तो उसका एक तरीके से महत्वपूर्ण विशिष्टता हो गई ना, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बिल्कुल सही बात है। यहां पर न्यूनतम स्तर अधिगम स्तर की जब बात होगी या फिर उच्चतम स्तर की बात होगी तो प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आनुवंशिकता अलग है और प्रत्येक बच्चे का इन्वायरमेंट अलग मिल रहा है। जैसे कि कोई एक बच्चा मान लीजिए ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके माता पिता 2 वक्त की रोटी जुटाने में बहुत परिश्रम करते हैं, और कोई एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत अमीर घर में परिवार हुआ है, तो उन दोनों के परिवार की जो स्थिति है वो आर्थिक तौर पर अलग अलग है, इसलिए उनके घर का माहौल भी अलग अलग होगा। ये उनका वातावरण हो गया, और उनके माता पिता से उनके जन्म के समय जो उनको एक तरीके से गुण मिले होंगे उन्हें आनुवंशिकता बोलते हैं। तो प्रत्येक बच्चे की आनुवंशिकता भी अलग है और उसका वातावरण भी अलग है, इसलिए ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाएगा ही दर्शाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई ना, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, लघुपद। लघुपद यानी कि शॉर्ट स्टेप्स की बात किया जा रहा है, शॉर्ट स्टेप्स की बात किया जा रहा है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर में विशिष्टता में यह शामिल नहीं होता। क्यों शामिल नहीं होता? देखिए,
लघु पद का मतलब क्या हो गया कि शॉर्ट स्टेप्स की बात की जा रही है। जैसे कि एक बड़ा का कोई कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट है, तो जब बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं तो बड़े कॉन्सेप्ट को अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में यानी छोटे छोटे भागों में इसको बांट देते हैं इस बड़े से कॉन्सेप्ट को। और छोटे छोटे चंक्स को अब हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स से इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखे। जब अलग अलग इंडिविजुअली सभी कॉन्सेप्ट को सीख लिया उसके बाद से सभी को एक मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार में बताया जाता है। तो यहां पर लघु स्टेप की बात किस में आती है, ये अभिक्रमित अनुदेशन में आता है। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होगा कि एक बड़े से कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे भागों में बांटने की बात की जाती है अभिक्रमित अनुदेशन में। तो लघु पद जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन का पार्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बांटने से सेंस में है, ये न्यूनतम अधिगम स्तर से संबंधित नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा न्यूनतम अधिगम स्तर से संबंधित नहीं है या फिर उसकी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है। दीर्घकालिक धारणा शक्ति की बात की गई है। धारणा शक्ति यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद से उसको लंबे समय तक अपने कॉन्शस माइंड में रखने को धारणा शक्ति बोला जाता है। यानी कि जो चीज़ आपने सीख लिया है आपको लंबे समय तक उसको याद रखना है। तो लंबे समय तक देखिए, लंबा समय दीर्घकालिक समय बोला गया है, यानी लंबे समय तक उसको ध्यान में रखना के लिए, उसका स्थायीकरण करना के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। पहला बोला गया है प्रश्न पूछना। तो जैसे देखिए, आपका जन्म जब हुआ था, जब आप 4-5 साल के रहे होंगे, जब आप प्राइमरी में पहली बार कक्षा 1 में गए होंगे, तो क्या उस समय की बातें आपको याद हैं? नहीं याद है। उस समय भी तो आप अपने माता पिता से प्रश्न पूछ रहे होंगे, उस समय भी तो अपने टीचर से प्रश्न पूछ रहे होंगे। तो प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछने मात्र से आप चीज़ों को लंबे समय तक ध्यान में नहीं रख सकते। यह विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय भी तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, आप माता पिता से, अपने टीचर से प्रश्न पूछ ही रहे होंगे, लेकिन क्या आपको उस समय की बातें याद हैं? नहीं याद हैं। दूसरा देखिए, सहभागिता। सहभागिता भी हमारा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि सहभागिता जो होती है यानी पार्टिसिपेशन जो होता है, किसी गतिविधि में सहभागिता दिखाना या फिर करके सीखना, तो यहां पर करके सीखने से हमें अर्थपूर्ण अधिगम होता है। यहां पर प्रश्न अर्थपूर्ण अधिगम की बात ही नहीं की गई है। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसको लंबे समय तक धारणा करके रखना है, यानी लंबे समय तक उसको याद रखना है। तो सहभागिता से अधिगम जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है, इसे लंबे समय तक याद नहीं रखा जा सकता। यह विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, मूल्यांकन। मूल्यांकन तो टीचर के द्वारा किया जाएगा ना, या फिर बच्चा स्वयं से भी मूल्यांकन करेगा अपना, तो इससे बच्चा बहुत लंबे समय तक अपने चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप जब एक तरीके से प्राइमरी में रहे होंगे, कक्षा 1 से 5 के बीच में जब भी रहे होंगे, तो उस समय आप भी जब परीक्षा देते होंगे तो आप खुद से भी मूल्यांकन करते होंगे कि हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था या नहीं आया था। लेकिन क्या वो कॉन्सेप्ट जो बचपन में कक्षा 1, 2, 3 में आपने पढ़ा था, क्या वो कॉन्सेप्ट अभी आपको याद है? नहीं याद है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मूल्यांकन चाहे अपने आप से किया जाए, यानी स्व मूल्यांकन, या फिर आपके टीचर के द्वारा जो उस समय मूल्यांकन किया गया था, क्या वो सभी बातें आपको याद है? नहीं याद है। तो मूल्यांकन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अभ्यास। यानी कि एक ही चीज को बार बार करने से, एक ही चीज को बार बार अभ्यास करने से हम उस चीज को लंबे समय तक के लिए याद रखते हैं। जैसे कि आप मैथ का बार बार प्रैक्टिस क्यों करते हैं? आप अगर एक मैथ का प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने छोड़ दीजिए, आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो मैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। या फिर जब आप सेमेस्टर की तैयारी करते हैं बीएड बीटीसी में या फिर हाई स्कूल इंटर में, 2-3 महीने आप अपनी पढ़ाई केवल छोड़ करके देखिए, आपको लगेगा कि यार ये तो सब कुछ नया चीज़ मैं देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। तो जब आप एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बनने लगती है। और आदत जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि उसे ज्यादा लंबे समय तक हम लोग धारण करके रख सकते हैं। तो जब हमसे ये पूछे कि ज्यादा लंबे समय तक चीजों को, कॉन्सेप्ट को याद रखने की बात है, अपने कॉन्शियस माइंड में धारण करने की बात है, तो वहां पर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभ्यास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें प्रश्न में समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? प्रश्न निगेटिव सेंस में है, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा कक्ष की चहारदीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब पॉजिटिव कैसे है, ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे
के परिवेश से जोड़ करके हमें उसको शिक्षा देनी है। बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए, बच्चे के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए उसको नई शिक्षा देने की बात करता है एनसीएफ। अब बच्चा पूर्व ज्ञान क्या है, जैसे प्राइमरी में गया तो अब प्राइमरी में आने से पहले हो सकता है कि बच्चा प्री प्राइमरी में ना गया हो, पहली बार प्राइमरी में गया तो आरटी एक्ट के अनुसार उसमें बातें मेंशन की गई कि अगर बच्चे की आयु 6 वर्ष है तो बच्चे को प्राइमरी में एडमिशन मिल सकता है, भले वो प्री प्राइमरी यानी कि 3 से 6 वाला जो फाउंडेशनल स्टेज है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ा हो, प्लेवे के माध्यम से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आरटी एक्ट के अनुसार ही सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी में एडमिशन मिलता है। और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया कि अगर बच्चे की आयु 6 वर्ष हो गई है तो वो कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरीके से पात्र है। जब बच्चा पहली बार विद्यालय गया कक्षा 1 में, मान लीजिए पहली बार गया, तो उसका पूर्व अनुभव क्या होगा, जाहिर सी बात है जो अपने परिवेश में देखा होगा। अब बच्चा अपने परिवेश से पहले से ही कुत्ता बिल्ली ये सब चीज़ों को देख करके आता है। अब बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो सी फॉर कैट बच्चे को दिखाया जा रहा है। कैट यानी बिल्ली वो अपने परिवेश में पहले से देखा हुआ है, अपने परिवेश में देखा हुआ है, यानी देखने से उसको अनुभव प्राप्त हुआ कि हाँ ये बिल्ली एक जानवर होता है। अब उसके अनुभव यानी पूर्व ज्ञान को ही आधार बना करके उसको सी अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है कि सी फॉर कैट यानी बिल्ली के बारे में वो पहले से जानता था यानी उसका पूर्व ज्ञान हो गया। उसके पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए उसको नई अल्फाबेट सी अल्फाबेट से उसको परिचित कराया गया। यह बोला गया था एनसीएफ 2005 में कि उसके विद्यालय के चार दीवारी से बाहर निकालिए, उसके परिवेश से जोड़िए। तो चौथा विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम की ओर, बिल्कुल सही बात है। पहले हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें यह माना जाता था कि बच्चे कोरे कागज होते हैं, उनको टीचर जबरदस्ती मार करके पीट करके कैसे भी करके बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाते थे। लेकिन अब एनसीएफ 2005 ये मानता है कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी इंपॉर्टेंट है, बच्चा केंद्र में है। ठीक है, तो ये निष्क्रिय से सक्रिय की ओर बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पहले बच्चे निष्क्रिय होते थे लेकिन एनसीएफ के बाद से बच्चे अब सक्रिय माने जाते हैं, सक्रिय भागीदारी होती है बच्चे की, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला देखिए, अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित, ये भी बिल्कुल अध्यापक केंद्रित यानी कि पहले ये माना जाता था कि अध्यापक जो है वो केंद्र में है, यानी कि वो बच्चों को कैसे भी पढ़ाता था, मार करके पीट करके। लेकिन अब अध्येता का मतलब क्या होता है कि शिक्षार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा की और बात की जा रही है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पहले अध्यापक केंद्रित था, अब हमारे देश में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अध्येता का मतलब शिक्षार्थी होता है। ठीक है, शिक्षार्थी स्वायत्ता से अध्यापक अभिदिशा की ओर, यानी कि ये बोला जा रहा है कि बच्चे स्वायत्ता यानी कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ देने, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है वातावरण में, तो उससे बदल करके अब अध्यापक अभिदिशा की ओर यानी अध्यापक के डोमिनेंट की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि हमारे देश में अभी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जिसमें अध्येता यानी कि जो शिक्षार्थी है उसको स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है चीजों को सीखने के संदर्भ में। ये उल्टा बोल रहा है निगेटिव सेंस में, चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुस्तक दीवा स्वप्न के लेखक थे, तो दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 गिजू भाई बधेगा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, केवीएस पीआरटी 2017 प्रश्न पत्र के सीडीपी पेपर के चौथे पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं सभी वर्षों में, उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।